This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमने निचली कक्षाओं के आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। कौन कौन से हैं? पहला है एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल और केवल कितने चर हो, एक चर हो, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि बात करें हम x-2, तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो चर है x, उसकी घात कितनी है? एक। यह एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह दिया गया जो बीजीय व्यंजक है x-2, यह एक बहुपद तो है। अब क्या यह एक चर वाला बहुपद है? तो आप चेक करेंगे इसमें कितने चर उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही चर x उपस्थित है, तो इसका मतलब यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है y² - y + 3y, तो आपको बताना है क्या यह एक चर वाला बहुपद है क्या। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें यह क्या बहुपद भी है। सबसे पहले तो देखिए y की घात कितनी है? 2। यहाँ पर y की घात कितनी है? 1। यहाँ पर y की घात कितनी है? 1। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें उपस्थित सभी चरों की जो घात है वह पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब यह बहुपद तो है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि चर कितने हैं। आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक चर है y, तो यह बिल्कुल हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। अच्छा, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि y² को वो अलग चर मान लेते हैं, y को अलग चर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चर एक ही है y, उसकी घात अलग अलग है। हमें यहाँ पर केवल क्या देखना है? हमें यहाँ पर केवल एक चर को देखना है। तो चर एक है, तो इसका मतलब यह हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी बहुपद की घात उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। क्या होती है? उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें y² - z³ + 3x², तो इसमें हम देखें बहुपद में कि इसकी घात यदि क्या होगी, तो देखिए इसमें y की अधिकतम घात कितनी है? 2, z की कितनी है? 3 और x की कितनी है? 2। तो अधिकतम घात कितनी है? इसमें अधिकतम घात है z की, जो कि है 3। तो इसका मतलब इस बहुपद की घात भी क्या होगी? बहुपद की घात भी 3 ही होगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात 3 है। ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, इन पे काफी सारे हमने क्वेश्चन भी किए थे। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, रिकॉल टेस्ट। वह आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। क्या दिया गया है? निम्न में से घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। यानी कि आपको ऑप्शन में से ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 99 हो। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। आपको बताना है दिए गए बहुपदों में से कौन से बहुपद की घात 99 है। बेटा, कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए, किन्हीं दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 20 सेकेंड। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं क्लास में, बेटा आप समय से जुड़ने की कोशिश करें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है।
लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है वो एक बारी जल्दी से कमेंट में ए लिखें। जिन्होंने सी किया है वो सी लिखें, जिन्होंने डी किया है वो डी लिखें। जो भी आपने आंसर किया है एक बारी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। सभी बच्चे लिखें बेटा जल्दी से। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है? ओके, ठीक है। अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपका ऑप्शन ए आंसर कैसे आया एक बारी बताएंगे अनम्यूट करके? ऑप्शन ए आपका उत्तर कैसे आया है? जल्दी से अनम्यूट करें और बताएं। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। देखिए, यदि आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि यदि आप गलती कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बारी अनम्यूट कीजिए। देखिए, इसमें आपको क्या कहा गया है, घात 99 वाला बहुपद बताना है, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, 99 हो। हमने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात। उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात जो होती है वही आपकी बहुपद की भी घात होती है, ठीक है। तो चर की घात क्या होनी चाहिए? अधिकतम 99 होनी चाहिए, क्योंकि बहुपद की घात भी 99 है। ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में चर क्या है? एक्स। उसकी घात कितनी है? 2। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। ऑप्शन बी में देखते हैं, इसमें चर है वाई, इसकी घात है 1, तो इसमें बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, दो चर एक ही है के, लेकिन उसकी घात अलग अलग है, इधर है 99 और इधर है 2। तो अधिकतम घात हम लेंगे, अधिकतम घात क्या है चर की? 99, 99। तो इसका मतलब चर की अधिकतम घात हो गई 99 और यही बहुपद की भी घात हो गई है 99, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 3t+11, ऑप्शन डी। इसमें चर है केवल टी, उसकी घात है 1, तो इसका मतलब बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 1। हमें क्या बताना था? 99 घात वाला बहुपद देखना था। तो 99 वाला घात वाला बहुपद कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन सी। इसके बाद हम आते हैं शून्य तथा अचर बहुपद पर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। देखिए, शून्य बहुपद क्या होते हैं? तो यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जो जीरो होता है उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। केवल एक यही होता है हमारा शून्य बहुपद। अच्छा, अब इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात आती है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि शून्य बहुपद की घात बताइए, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो शून्य बहुपद को हम जीरो से व्यक्त करते हैं, लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है कि इसकी डिग्री क्या होगी या फिर इसकी घात क्या होगी, तो हम कहेंगे शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात कुछ भी नहीं होती है,
या फिर परिभाषित ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर इसकी घात कुछ भी नहीं होती है, इसका मतलब जीरो होती है। नहीं, इसकी घात जीरो भी नहीं होती है। ठीक है, इसकी घात कुछ भी नहीं होती, यानी कि परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। तो जीरो को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। इसके बाद आता है अचर बहुपद। तो देखिए, अचर जैसा कि आपको पता है, अचर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो किसी भी संख्या को, गणित की कोई भी संख्या हो सिवाय जीरो के, गणित की कोई भी संख्या सिवाय जीरो के, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जीरो को काउंट क्यों नहीं किया? जीरो तो क्योंकि शून्य बहुपद होता है ना, अभी हम बात कर रहे हैं अचर बहुपद की। तो शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सभी अचर बहुपद होंगी। चाहे 3 है, -4 है, 2/3 है, 125 है, 1,98,000 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, मान लीजिए दशमलव की संख्या हो, 2.5, भिन्न वाली संख्या हो, -3/2, किसी भी तरीके की संख्या हो, वह सभी संख्याएं आपकी अचर बहुपद कहलाएंगी। अच्छा, अब अचर बहुपद की घात की यदि हम बात करें, तो अचर बहुपद की घात आपकी शून्य होती है। अचर बहुपद की घात होगी शून्य, लेकिन शून्य बहुपद की घात कुछ भी नहीं होगी, वह परिभाषित ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर अचर बहुपद की घात शून्य कैसे होती है, तो मान लीजिए 3 है, 3 एक अचर बहुपद है। हमने, आपको ध्यान हो तो, पहले चैप्टर के आखिरी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी की भी घात यदि शून्य होती है, चाहे कुछ भी हो, किसी की भी घात शून्य हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, y की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, x की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है। 3 क्या है? 3 हमारा एक अचर बहुपद है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 1, क्योंकि 3 बराबर क्या होगा, 3 × 1 होगा। ठीक है। अब एक की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक की जगह पे मैं इनमें से कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या है, 1, और 3 × 1 होगा वापस से 3। ठीक है। तो अब हमारे बहुपद को, 3 को हमने क्या लिख दिया, देखिए 3x की घात 0। ठीक है। और बहुपद की घात क्या होती है, उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात, चर है x, उसकी अधिकतम घात है 0, तो इसीलिए बहुपद की घात भी हो गई 0। तो किसी भी अचर बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणा में 1 लिख के, और उस 1 को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जो हर एक अचर बहुपद होगा उसकी घात 0 होगी, सभी की घात क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, 0 होती है। ठीक है। चलिए, यदि आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 53 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शून्य बहुपद की घात, फिर रिक्त स्थान है, आपको बताना है शून्य बहुपद की घात क्या होती है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित है या फिर अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। कुछ बच्चे बेटा ऐसे हैं जो कि उन्हें गलत आंसर करना ही करना है। यह तो कितना ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जानबूझकर काफी बार गलत करते हैं। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित होती है, परिभाषित है, या फिर परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। सभी बच्चे सॉल्व करें, लास्ट 20 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड बचे हैं।
किन्हीं दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4। हाँ जी, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बताइए, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है क्या आपको? हाँ जी, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कुछ कहना है क्या? चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। बेटा, इससे ज्यादा आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन काफी बच्चों ने यह भी गलत किया है। आपको साफ साफ अभी बताया गया था, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है, डिफाइंड नहीं होती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित है या अपरिभाषित है, यानी कि डिफाइंड नहीं है। तो बिल्कुल हमारी अपरिभाषित होगी, डिफाइंड नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो यह हमारी जो शून्य बहुपद की घात है वह परिभाषित नहीं है। अचर बहुपद की घात, यदि अचर बहुपद होता, अचर बहुपद यानी कि कोई संख्या होती, तो बिल्कुल उसकी घात परिभाषित होती है और उसकी घात 0 होती है। लेकिन जीरो बहुपद यानी कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। अचर बहुपद की घात डैश होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करेंगे। दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अचर बहुपद की घात क्या होती है? अभी आपको बताया गया है, कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात शून्य होती है, 0 होती है। और शून्य बहुपद की घात क्या होती है? परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं है। तो हमसे अचर बहुपद की घात पूछिए, अचर बहुपद की घात क्या है? शून्य। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? आपको बताना है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? इज 3/4 ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल? इसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड है।
सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करके बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती कर रहे हैं बेटा। आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड। 3 बच्चों ने, किन्हीं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, आपको अभी बताया गया था अचर बहुपद क्या होता है। कोई भी संख्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार की संख्या हो, केवल जीरो को छोड़कर वह सारे अचर बहुपद कहलाएंगे। और जीरो को क्या कहेंगे? जीरो को हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, यह आपको काफी बार बताया जा चुका है। इसीलिए मैं हर एक बात को कम से कम भी नहीं तो 2 बार रिपीट जरूर करता हूँ, जिससे कि आपने अगर कहीं एक बार सुनने में गलती कर दी है तो आप दूसरी बार सुन लें, तीसरी बार सुन लें। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3/4 एक संख्या है गणित की, तो यह बिल्कुल एक अचर बहुपद होगा। और काफी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर कर किया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस प्रकार से आंसर को सोचा है, लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, क्योंकि यह एक संख्या है, जीरो नहीं है। हाँ, यदि जीरो होती तो वह फिर नहीं होता, वह शून्य बहुपद होता। जीरो के अलावा कोई भी संख्या हो, सारी अचर बहुपद होती है। तो बिल्कुल यह आपका एक अचर बहुपद है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों के कुछ प्रकार की। आपको ध्यान होंगे, पहले हमने बहुपदों को किनके आधार पर बांटा था? उनकी पदों के आधार पर। बहुपदों को हमने पदों के आधार पर बांटा था, जिसमें हमने देखा था कि पदों के आधार पर बहुपदों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है मुख्यतः। पहले कौन सा था? सबसे पहले था एक पदी, जिसमें एक पद होता है, वह कहलाता है आपका एक पदी बहुपद। फिर हमने बांटा था 2 पदों वाले बहुपदों को, जिन्हें हमने द्विपदी कहा। फिर आते हैं आपके 3 पद वाले बहुपद, जिन्हें हमने त्रिपदी कहा। अब मान लीजिए, यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद हैं, तो फिर उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हमने साधारण बहुपद ही कहा था। अब हम बहुपदों का एक बार और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, यानी कि उन्हें बांटने जा रहे हैं। लेकिन इस बार किसके आधार पर बांटेंगे? इस बार हम बांट रहे हैं घात के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। बहुपद की घात के आधार पर हमने बहुपद को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा है। पहला आता है आपका रैखिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यह क्या होता है? यदि किसी बहुपद की घात एक हो, यदि किसी बहुपद की घात एक हो तो वह आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। यदि किसी बहुपद की घात दो हो तो वह आपका द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि किसी बहुपद की घात 3 होती है तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है।
जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मुख्यतः हमारे सिलेबस में ये 3 प्रकार के ही बहुपद हैं, रैखिक, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये किसके आधार पर है? यह है आपके घात के आधार पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर। और किसी बहुपद की घात को हम कैसे निकालते हैं, यह हमने पिछली क्लास में देखा है, आज हमने रिवाइज भी किया है। किसी भी बहुपद की घात उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ठीक है, तो वहां से हम बहुपद की घात निकाल सकते हैं, और घात निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है या फिर त्रिघात है। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात एक होती है। चर की अधिकतम घात से वही मतलब है, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात होगी वही तो हमारी बहुपद की घात भी होगी। तो चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी बहुपद की घात एक है तो वह आपका रैखिक बहुपद होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो तो वह आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और अथवा में लिखा भी है कि एक घात वाले जो बहुपद होंगे उन्हें हम रैखिक बहुपद ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पर 3x+7, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दिया गया है 3x+7। यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है? चर x है, इसकी अधिकतम घात ऊपर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है। चर की अधिकतम घात 1 होगी तो बहुपद की भी घात क्या होगी? बहुपद की घात भी 1 होगी, इसीलिए यह हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है -2y+17। -2y+17, इसमें देखते हैं चर की अधिकतम घात क्या है। आप देख सकते हैं चर y है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो बिल्कुल यह भी हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अभी आप बताइए 2y+3x, एक मिनट, 2y+3x+7z-9, क्या यह एक चर वाला अच्छा, क्या यह रैखिक बहुपद है या फिर नहीं? क्या यह रैखिक बहुपद है या फिर नहीं? y और n लिखकर कमेंट में बताइए। 2y+3x+7z-9, क्या यह रैखिक बहुपद है या फिर नहीं है? y और n लिखकर आपको बताना है। यदि है रैखिक बहुपद तो y लिखेंगे, यदि नहीं है रैखिक बहुपद तो n लिखेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 2y+3x+7z-9, क्या यह रैखिक बहुपद है या फिर नहीं है? वेरी गुड। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसमें हमें 3 चर दिए गए हैं, y है, x है और z है, लेकिन तीनों ही चर की अधिकतम घात क्या है? तीनों ही चरों की घात एक एक है, यानी कि चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसका मतलब बहुपद की घात भी 1 होगी, और बहुपद की घात 1 है तो बिल्कुल यह हमारा एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब रैखिक बहुपद को जनरली, एक चर वाले रैखिक बहुपद को हम कैसे लिखते हैं? ax+b। जनरली यह क्या होता है, किसका मानक रूप है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का, सॉरी रैखिक बहुपद का, एक चर वाले रैखिक बहुपद का यह मानक रूप है। देखिए एक चर वाले रैखिक बहुपद से क्या मतलब है हमारा, कि उसमें सबसे पहले तो एक ही चर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही चर है x, फिर वह रैखिक होना चाहिए। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है? केवल 1 है, तो बिल्कुल यह रैखिक बहुपद भी है। तो एक चर वाले रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax+b, जहां पर x की जगह पे कोई भी चर हो सकता है
और ए और बी पर कोई भी संख्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर 3x प्लस 4 है, क्या यह एक चर वाला रैखिक बहुपद है क्या? देखिए, सबसे पहले तो चेक करेंगे बहुपद है क्या। एक चर वाले रैखिक बहुपद में आपकी तीन चीजें आती हैं, बहुपद, रैखिक और एक चर वाला। तो सबसे पहले चेक किया क्या यह बहुपद है, तो बिल्कुल यह बहुपद तो है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक है, वह पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद तो है। रैखिक है क्या? बिल्कुल, क्योंकि चर की घात कितनी है, एक है, तो रैखिक भी है। एक चर वाला है क्या? तो बिल्कुल, चर केवल और केवल एक है, एक्स, तो एक चर वाला भी है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सॉल्व करना है। निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को पहचानिए। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज ए लीनियर पॉलिनोमियल? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आसानी से हो जाएगा। सभी बच्चों को ट्राई करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं। चार बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। चार बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें पहचानना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें कि चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है, या फिर कह सकते हैं बहुपद की घात एक होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में चर की अधिकतम घात क्या है, एक चर है एक्स, उसकी घात है एक अधिकतम। तो इसका मतलब यह बहुपद की घात क्या हो गई, एक हो गई। और जब बहुपद की घात एक हो गई है, तो इसका मतलब यह हमारा रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 5 और -7 दिए गए हैं, इन बहुपदों की घात कितनी होगी? इन बहुपदों की घात लिखकर बताइए आप कमेंट में। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो बहुपद लिखकर दिए गए हैं, उनकी घात कितनी होगी? कमेंट में लिखकर बताना है। देखते हैं कौन बच्चा सही बता पाता है। ऑप्शन ए और सी, 5 और -7 जो लिख कर दिया गया है, इनकी घात क्या होगी? इन बहुपदों की घात क्या है?
जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे इसका मतलब वो क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप देखते ही बता सकते हैं ये दोनों कैसे बहुपद हैं, अचर बहुपद हैं। संख्याएं लिखी हुई हैं, इसका मतलब अचर बहुपद हैं। और अचर बहुपद हैं तो अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। बिल्कुल, तो ये इसकी घात क्या होगी आपकी, इन दोनों बहुपदों की घात जीरो होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 56 का आंसर हो गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, आपको बताना है फिर से रैखिक बहुपद कौन सा है। रैखिक बहुपद की आपको पहचान करनी है। निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपदों को पहचानिए। ऑप्शन ए है, अच्छा कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, ऑप्शन ए यह लिख कर दिया गया है 2/x, 2/x ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 3y-9, ऑप्शन सी है √x+6 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी बच्चे सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान है, या आप बताइए गलती आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जो भी बच्चे ध्यान से पढ़ के धीरे धीरे कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं एकदम। लास्ट 15 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, 15 सेकेंड बचे हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, रैखिक बहुपद को पहचानना है। किसको पहचानना है, रैखिक बहुपद को। ठीक है, तो इसमें दो शब्द हैं, रैखिक और बहुपद। रैखिक का मतलब क्या है, कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ठीक है, और बहुपद का मतलब क्या है, बहुपद का मतलब है कि जो भी चर है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यही मतलब होता है रैखिक और बहुपद का। तो देखिए हम सबसे पहले रैखिक को ही देख लेते हैं, चलिए। ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, 3y-9, y की घात है एक। इसका मतलब यह हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है और चर की घात साथ ही साथ में पूर्ण संख्या भी है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो इसका मतलब यह बहुपद है, और कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, √x+6, √x+6। कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर x की घात कितनी है। x के ऊपर वर्गमूल लिखा है, इसका मतलब x की घात कितनी है। ये कम से कम भी नहीं तो आपको पांचवी या छठी बार बताया जा रहा है कि यदि वर्गमूल। हाँ जी बताइए, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट है।
कमेंट करके भी बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा है, वर्गमूल है, तो उसकी घात कितनी हुई एक्स की घात। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है, वर्गमूल का मतलब ही होता है, वर्गमूल का मतलब ही होता है किसी की भी घात 1/2। वर्ग का मतलब होता है घात 1, घन का मतलब होता है घात, अच्छा वर्ग का मतलब होता है घात 2, घन का मतलब होता है घात 3, और घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। ठीक है, यह आपको बहुत बार बताया जा चुका है। चलिए, अभी अंडर रूट एक्स प्लस 6 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की घात 1/2 प्लस 6। ठीक है, एक्स की घात 1/2 प्लस 6 है। इसका मतलब एक्स चर की घात 1 नहीं है, इसका मतलब यह रैखिक नहीं है, और चर की घात एक पूर्ण संख्या भी नहीं है। 1/2 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यह बहुपद भी नहीं है। तो यह रैखिक भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए यह चाहे रैखिक होता, बहुपद नहीं होता, तो भी हम कहते कि बहुपद नहीं है, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद ही नहीं होगा। सबसे पहले चेक कीजिए बहुपद के लिए, उसके बाद देखेंगे वह रैखिक है या फिर नहीं। क्योंकि यह बहुपद ही नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह रैखिक बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन सी गलत है, तो देखिए ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, सी वैसे ही गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। वैसे हमने देख लिया है, ऑप्शन बी यदि सही है तो ऑप्शन ए भी फिर गलत ही होगा, क्योंकि हमारा एक ही आंसर सही होता है, तो ऑप्शन ए भी गलत ही होगा। क्या अब कोई बच्चा अनम्यूट करके यह बता सकता है कि ऑप्शन ए क्यों गलत है, ऑप्शन ए क्यों बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद। कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके जो भी आपको समझ में आ रहा है कारण वो बता दीजिए। कोई भी स्टूडेंट है क्या, 2/x क्यों आपका बहुपद नहीं है। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मान लीजिए 2 की घात -2 है, इसे मुझे प्लस की घात निकालनी है। माइनस की घात को मैं कैसे लिखता हूं, मैं 1/, में लिख के उस पूरे को लिख देता हूं, और घात को क्या कर देता हूं, घात को मैं प्लस बना देता हूं। यानी कि 2 की घात -2 क्या होगी, 1/2 की घात 2। ठीक है, यह हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यानी कि मान लीजिए किसी की भी घात n होती है, या फिर किसी की भी घात माइनस की n होती है, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/, उसकी घात प्लस की n। ठीक है, अब मुझे क्या दिया गया है, 2/x दिया गया है, यानी कि 2/x की घात 1 दिया गया है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2/x की घात 1 को देखिए, 2 गुणा 1/x की घात 1। ठीक है, 2 की जगह 2, 1/x की घात 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x की घात -1। क्योंकि x की घात -1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/x की घात 1, और यह हो जाएगा 1/x। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 2/x। बहुपद नहीं होगा, इस बीजीय व्यंजक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x की घात -1, और यहाँ पर x की घात क्या है, -1 है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हमारा बहुपद भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर सही नहीं होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, ऑप्शन बी केवल क्यों सही उत्तर है, बाकी के ऑप्शन क्यों उत्तर नहीं होंगे हमारे। क्लियर है क्या, समझ में आया कि आपको, वाई और अन लिख कर बताइए जल्दी से कि ऑप्शन बी ही उत्तर क्यों है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद एक रैखिक बहुपद नहीं है। आपको बताना है इस बार कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है।
ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से सॉल्यूशन निकालें। सभी बच्चे सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपको इस बार बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें। रैखिक बहुपद कौन सा नहीं होगा, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड और हैं। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 10 सेकेंड आपको और दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बेटा जल्दी से आंसर करें, जिन भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आपको बताना है रैखिक बहुपद इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि किस बहुपद की घात एक नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमें बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात एक होती है। हमें बताना है रैखिक बहुपद नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुपद की घात एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ए y+3, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, एक है। इसका मतलब बहुपद की घात एक हो गई, इसका मतलब रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है। ऑप्शन बी, चर क्या है, चर है के। चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर दो है। तो अधिकतम घात हो गई बहुपद की चार, तो इसका मतलब यह रैखिक बहुपद नहीं होगा। और हमें यही पता लगाना था कि कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर आएगा। चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ऑप्शन सी क्या दिया है, 3 × z+1। एक पदी का द्विपदी से गुणा है, इसको गुणा करते हैं। तीन का, देखिए इस पर ब्रैकेट लगा है, यानी कि इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। 3 का गुणा z से किया, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 × 1, तो क्या बहुपद आ गया, 3z+1।
3। ठीक है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, चर है z, उसकी अधिकतम घात है 1, यानी कि बहुपद की घात 1 हो गई फिर से, तो यह भी हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ऑप्शन डी 6y, यहाँ पे भी चर क्या है, केवल एक ही चर है y और इसकी अधिकतम घात है 1, इसका मतलब यह भी रैखिक बहुपद हो गया। तो केवल कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, ऑप्शन बी, यह आपका रैखिक बहुपद नहीं है। इसमें यदि आपसे पूछा जाता है बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात होगी 4। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिना डाउट क्लियर किए नहीं जाना है। यदि कोई भी डाउट नहीं है तो कल आपको होमवर्क और रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। परसों की क्लास में आने से पहले क्लास रिवाइज करके आनी है और होमवर्क करके आना है। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, यदि कोई डाउट है तो आप क्लियर करके जाएंगे।